नमस्कार। आइए आज हम कहानी का दूसरा भाग सुनते हैं। दूसरे दिन देवदास पर खूब मार पड़ी। दिन भर उसे घर में बंद करके रख दिया गया। इसके बाद जब उसकी माँ बहुत रोने धोने लगी, तब कहीं जाकर देवदास छोड़ा गया। दूसरे दिन सवेरे ही वह घर से भाग आया और पार्वती के मकान की खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसने पुकारा, पारो, ओ पारो। पार्वती ने खिड़की खोलकर कहा, देवदा। देवदास ने इशारा करके कहा, चल दिया। जब दोनों इकट्ठा हुए तब देवदास ने पूछा, तूने तंबाकू पीने की बात क्यों कह दी? तो पार्वती कहती है, तुमने मुझे मारा क्यों? देवदास कहता है, तू पानी क्यों नहीं लेने गई थी? पार्वती चुप रही। देवदास ने कहा, तू बहुत बेवकूफ है। अच्छा देख, फिर कभी मत कहना। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, नहीं कहूंगी। देवदास ने कहा, अच्छा चल, बांस बाड़ी में से बांस काट लाए। आज ताल पर चढ़कर मछली पकड़ेंगे। बंसवाड़ी के पास ही तो नूना का एक पेड़ था। देवदास उसी पर चढ़ गया। बहुत कठिनाई से उसने एक बांस का सिरा खींचकर उसे नीचे झुकाया और पार्वती को उसे पकड़ने के लिए देते हुए कहा, देख, इसे छोड़ मत देना, नहीं तो मैं नीचे गिर पड़ूंगा। पार्वती अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे नीचे की ओर खींचने लगी। देवदास ने उसे पकड़कर और नूना की एक डाल पर पैर रखकर उसमें से बंसी काटने लगा। पार्वती ने नीचे से देखा और कहा, देव भैया, तुम पाठशाला नहीं चलोगे? नहीं, ताऊजी तुम्हें भेज देंगे। बाबूजी ने खुद ही कह दिया है। अब मैं वहां नहीं पढ़ूंगा। पंडित जी घर पर ही आएंगे। पार्वती कुछ चिंतित हुई। कुछ देर बाद बोली, गर्मी के कारण कल से हम लोगों की पाठशाला सवेरे की हो गई है। अब मैं जाऊंगी। देवदास ने ऊपर से आंखें तरेर कर कहा, नहीं, जाना नहीं होगा। उस समय पार्वती कुछ अन्य मनसक सी हो गई। इसी बीच बांस की डाली कुछ ऊपर उठ गई और साथ ही देवदास भी नोना की डाल से नीचे आ पड़ा। डाल कुछ ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसीलिए ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन फिर भी शरीर कई जगह से छिल गया। नीचे आते ही क्रुद्ध देवदास ने एक सूखी डाल उठाकर पार्वती की पीठ पर, गालों पर और जहां जी आया वहां जोर जोर से कई हाथ जमा कर कहा, जा, दूर हो जा यहां से। पहले तो पार्वती खुद ही लज्जित हो गई, लेकिन जब उस पर लगातार छड़ी पर छड़ी पड़ने लगी, तब उसने मारे क्रोध और अभिमान के अपनी दोनों आंखें अंगारों की तरह लाल करके रोते हुए कहा, मैं अभी ताऊ जी के पास जाती हूँ। देवदास ने क्रोध में आकर एक और हाथ जमाते हुए कहा, जा, अभी जाकर सब कह दे, मुझे परवाह नहीं है। पार्वती चली गई। कुछ दूर बढ़ जाने पर देवदास ने पुकारा, पारो। पार्वती ने सुनकर वह नहीं सुना और वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। देवदास ने फिर पुकारा, ओ पारो, जरा सुन जा। पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवदास ने नाराज होकर कुछ तो ऊंचे स्वर से और कुछ मन ही मन कहा, जा, मर जा। पार्वती चली गई। देवदास ने ज्यों त्यों करके एक दो बंसियां काट ली। उसका मन खिन्न हो गया था। पार्वती रोती रोती घर लौट आई। उसके गालों पर छड़ी का जो दाग पड़ा था, वह नीला होकर फूल उठा था। उस पर पहले दादी की निगाह पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, बाप रे, पारो, किसने तुम्हें इस तरह से मारा? आंखें पोंछते हुए पार्वती ने कहा, पंडित जी ने मारा। दादी ने उसे गोद में लेकर बहुत ही गुस्से में कहा, चल तो जरा नारायण के पास चल, देखू तो सही वह कैसा पंडित है। हाय हाय हाय, लड़के को मार ही डाला था। पार्वती ने दादी के गले से लिपट कर कहा, चलो चलो दादी। मुखर्जी महाशय के पास पहुंचकर दादी ने पंडित जी की अनेक पुरखों का उल्लेख करके उन्हें भरपूर कोसा और अंत में खुद गोविंद को भी ढेरों गालियां देकर कहा, नारायण, जरा देखो तो उसकी हिम्मत, शूद्र होकर ब्राह्मण की लड़की पर हाथ चलाता है। जरा देखो तो उसने कैसा मारा है। इतना कहकर वृद्धा पार्वती के गाल पर पड़ा नीला दाग बहुत ही वेदना के साथ दिखाने लगी। नारायण बाबू ने पार्वती से कहा, पारो, किसने मारा है? पार्वती चुप रही।
उस समय दादी ही फिर चिल्लाकर बोली, और कौन मारेगा? उसी गवार पंडित ने मारा है। क्यों मारा है? पार्वती ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुखर्जी ने समझा कि इसने जरूर कोई अपराध किया है, इसीलिए मार खाई है, लेकिन इस तरह मारना उचित नहीं हुआ। यही बात उन्होंने प्रकट रूप में भी कही। तब पार्वती ने अपनी पीठ भी खोलकर दिखाई और कहा, यहां भी मारा है। पीठ के दाग और भी स्पष्ट और बड़े थे, इसलिए दोनों ही बहुत क्रुद्ध हो गए। मुखर्जी महाशय ने यह राय भी जाहिर की कि पंडित जी को यहां बुलाकर उनसे कैफियत तलब की जानी चाहिए। यह भी स्थिर हुआ कि ऐसे पंडित के पास लड़कियों को भेजना ठीक नहीं। यह राय सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और अपनी दादी की गोद में चढ़कर घर लौट आई। घर पहुंचकर पार्वती अपनी माँ की जिरह के फेर में पड़ी। वे उसे ले बैठी। क्यों मारा है? पार्वती ने कहा। यूं ही झूठ मूठ मारा है। माता ने कहा, इस तरह लड़कियों के काल मलकर क्या कोई ऐसे झूठ मूठ भी कभी कोई मारता है? उसी समय उनकी सास दालान में से होकर जा रही थी। उन्होंने कमरे की चौखट के पास आकर कहा, क्यों बहू, मां होकर तुम तो इसे झूठ मूठ मार सकती हो, और वह मुंह जला नहीं मार सकता? बहू ने कहा, उसने झूठ मूठ और अकारण कभी नहीं मारा है। यह बड़ी सीधी है ना, इसने जरूर कुछ किया है, तभी मार खाई है। सास ने विरक्त होकर कहा, अच्छा मान लिया, यह सही, लेकिन अब मैं इसे पाठशाला नहीं जाने दूंगी। कुछ लिखना पढ़ना नहीं सीखेगी। लिखना पढ़ना सीख कर क्या होगा? एक आध चिट्ठी पत्री लिखना आ जाए तो दो चार पंक्तियां रामायण महाभारत पढ़ने लग जाए, बस यही बहुत है। तुम्हारी पारो क्या जजी बनेगी, वकील बनेगी? बहू लाचार होकर चुप हो रही। उस दिन शाम को देवदास ने बहुत ही डरते डरते घर में प्रवेश किया। उसे जरा भी संदेह नहीं था कि इस बीच पार्वती ने घर पहुंचने पर सारा हाल कह, लेकिन जब उसे अपने अनुमान के सत्य होने का कहीं कुछ आभास नहीं मिला, बल्कि उल्टे उसने अपनी माँ के मुंह से सुना कि आज गोविंद पंडित ने पार्वती को बहुत बुरी तरह से मारा है और इसलिए अब वह पाठशाला नहीं जाएगी, तब उसे इतना अधिक आनंद हुआ कि उससे अच्छी तरह भोजन भी नहीं किया गया। जैसे तैसे जल्दी जल्दी कुछ खा पीकर वह पार्वती के पास पहुंचा और हाफते हाफते बोला, तू वो पाठशाला नहीं जाएगी? पार्वती ने कहा, नहीं। यह कैसे हुआ? पार्वती ने कहा, मैंने कह दिया कि पंडित जी ने मारा है। देवदास खूब हंसा और उसकी पीठ ठोंक कर उसने अपनी यह राय जाहिर की कि उसके समान बुद्धिमती इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। इसके बाद उसने धीरे धीरे पार्वती के गाल पर पड़े नीले दाग को बहुत ध्यानपूर्वक देखकर ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाय हाय। पार्वती ने कुछ हंसकर और देवदास के मुंह की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ? देवदास ने कहा, क्यों पारो, तुझे बहुत चोट लगी है ना? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, हम्म, लगी है। देवदास ने कहा, आहा, तू क्यों ऐसी हरकतें करती है? इसी से तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तभी तो मार बैठता हूँ। पार्वती की आंखों में जल भर आया। उसने सोचा, पूछूं कि क्या करूं, लेकिन वो पूछ नहीं सकी। देवदास ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, देखो, अब ऐसा न करना। अच्छा? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं करूंगी। देवदास ने फिर एक बार उसकी पीठ ठोक कर कहा, अच्छा, अब मैं तुझे कभी न मारूंगा। ये लो।